तो आप हेडिंग डालेंगे लिखें अकाउंटिंग फॉर पार्शियल रिपोजिशन। देखिए कंप्लीट रिपोजिशन में तो क्या हो रहा था, जो हायर वेंडर था डिफॉल्ट के केस में वो पूरा का पूरा गुड्स ले जाता था, लेकिन पार्शियल रिपोजिशन में पार्ट गुड्स तो ले जाया जाएगा और पार्ट जो गुड्स होगा वो हायर परचेजर के पास छोड़ दिया जाएगा। तो इसमें लिखो whenever higher vendor repossessed only part of goods sold due to non-payment of installment। known as partial repossession। partial repossession of goods। देखिएगा ये है हायर वेंडर, और ये है हायर परचेसर। इनिशियली क्या हुआ था, हायर वेंडर ने 5 ट्रक्स sold on HP basis। हायर वेंडर ने हायर परचेजर को 5 ट्रक बेचे थे। अब क्या हुआ कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट हायर परचेजर ने डिफॉल्ट कर दिया। अब अगर हायर परचेजर ने इंस्टॉलमेंट के पेमेंट में डिफॉल्ट किया तो हायर वेंडर ने इस बार क्या किया, उसके 3 ट्रक रिपोजेस्ट कर लिए और 2 ट्रक उसी के पास छोड़ दिए। थ्री ट्रक्स
repossessed by higher vendor। समझ रहे हो? अगर मैं आपको बोलूं 5 ट्रक बेचे थे और पांचों रिपोजेस्ड कर लिए ड्यू टू नॉन पेमेंट, तो दिस विल बी कॉल्ड कंप्लीट रिपोजेशन। लेकिन अगर 5 ट्रक बेचे थे और 5 से कम ट्रक उसने वापस लिए, तो इट विल बी कॉल्ड, ये है नॉन पेमेंट की वजह से। ऑफ इंस्टॉलमेंट। बताइए, बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप सारे ट्रक वापस ले रहे हो तो कंप्लीट रिपोजिशन की अकाउंटिंग लगेगी, और अगर आप कुछ ट्रक उसके पास छोड़ रहे हो, कुछ ट्रक आप वापस से ले जा रहे हो, तो दिस विल बी कॉल्ड पार्शियल रिपोजिशन। तो अब हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि अगर ये पार्शियल रिपोजिशन हुआ है तो इसकी अकाउंटिंग में हमें क्या क्या और कैसे कैसे हायर परचेजर की बुक्स में करनी है और हायर वेंडर की बुक्स में करनी है। लिखें। अंडर partial repossession, under partial repossession, we have to prepare two basic workings. Two basic workings. Working number 1, value of repossessed goods as per hire purchaser। एक बार लिख लीजिए, फिर अपन इसको समझेंगे। रीपजेस्ड गुड्स की वैल्यू एज पर हायर परचेजर हम निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स repossessed depreciation charged by higher purchase। up to date of repossession। up to date of repossession। जो गुड्स रिपोजेस्ड हुए हैं उनकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी, लेकिन रिपोजेशन से पहले कुछ सालों तक आप उसे यूज कर चुके हो, तो आपने जितने साल यूज किया तो आपने अपनी बुक्स में एक डेप्रीसिएशन चार्ज किया होगा। तो हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे कि आज जिस दिन ड्यू टू द डिफॉल्ट हमारा गुड्स रिपोजेस्ड हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है।
ये आ गई वैल्यू ऑफ गुड्स एज पर हायर परचेजर। हायर परचेजर अपनी बुक्स में उस गुड्स की ये वैल्यू मानता है। वर्किंग नंबर 2, वैल्यू ऑफ गुड्स repossessed एज पर हायर वेंडर। अब हायर वेंडर उस गुड्स की क्या वैल्यू मानता है, हमें वो निकालना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ गुड्स repossessed एज पर हायर वेंडर। हायर वेंडर जब उस गुड्स को लेकर जाएगा तो हायर वेंडर उसका वैल्यूशन अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन करता है। अभी हम आराम से विथ प्रैक्टिकल इसको समझेंगे जब हमारी ये सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ असेट सर रिपोजेस्ड। हाँ जी बोलो। सर जैसे अपनी जो डेप्रिसिएशन हम माइनस कर रहे हैं ना, हाँ जी, तो सर जैसे बुक्स अगर हायर परचेजर की अलग है और उसकी अलग है हायर वेंडर की, तो डेप्रिसिएशन मेथड जो ये लोग यूज कर रहे हैं जरूर थोड़ा सेम अलग अलग भी हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है। फिर वो वैल्यू अगर अलग आती है, जैसे एक ही मशीन की बताओ, एक जने की अलग ही बुक में आएगी। मान लो। एक मिनट हाँ। रुको, वैसे भी अलग आएगी, ये चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। हायर परचेजर अपनी बुक्स में अलग चार्ज करेगा, लेकिन हायर वेंडर उसको डेप्रिशिएट हमेशा ज्यादा करता है, क्योंकि उसके बाद वो हाँ असेट सेकंड हैंड में स्क्रैप कन्वर्ट वैल्यू। हो जाती है। हाँ तो वैसे भी अलग अलग ही आएगी, ये चीज तो ऑलरेडी अपन अपने कंप्लीट रिपोजिशन में भी कर चुके हैं। सर मशीन तो अपन लोगों की एक ही होती है, पर उस पर अपन अलग अलग तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज होती है, ये गलत नहीं है। गलत कैसे है? हायर जैसे वेंडर मशीन डेप्रिसिएशन की चार्ज नहीं कर रहा है, वो उसकी वैल्यू निकाल रहा है कि अब अगर मैं इसे वैल्यू। बेचूंगा, क्या डेप्रिसिएशन का क्लेम हायर वेंडर को मिल सकता है? क्या वो क्लेम थोड़ी कर रहा है डेप्रिसिएशन। नहीं सर। डेप्रिसिएशन तो हायर परचेजर को नहीं मिल सर। रहा है। हायर वेंडर तो सिर्फ ये निकालना चाहता है कि जब ये असेट मैं आपसे लेकर जाऊंगा तो अब इसकी मार्केट वैल्यू क्या हो चुकी होगी, वो उस पर्पज से डेप्रिसिएशन लगा रहा है। ओके अभी सर। रुको, अभी अपन आराम से बात करेंगे। अभी एक बार नोटिंग कर लें, फिर एक पूरे एग्जांपल से हम इसको समझेंगे, पूरे डायग्राम से, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। डेप्रिसिएशन अप टू द डेट of repossession as assumed by higher vendor, by higher vendor। ये मेरे पास आ गई वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड। एज पर हायर वेंडर। नोट, difference between these
two values. Difference between these two values should be considered as profit oblique loss. On asset repossessed. And must be shown in asset. In asset. Important note. एक और इंपॉर्टेंट बात करते हैं हम यहीं पर. Sometimes value or higher vendor is based on some other factors. Then value of goods repossessed. Then value of goods repossessed for higher vendor should be calculated on that factor. लीजिए, यहां तक की बात आप लिख लीजिए, फिर पहले अपन इसको समझते हैं, फिर अकाउंटिंग सीखेंगे, देन हमारा पार्शियल रिपोजिशन का पार्ट कंप्लीट. बताइए, यहां तक लिख लिया हो तो बता देना मुझे. यस सर. आओ, अब मेरी बात को बिल्कुल धीरे धीरे और आराम से आप सुनना, जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं. ये है हायर वेंडर, ये है हायर परचेजर. देखिए, इनिशियली क्या हुआ, हायर वेंडर ने हायर परचेजर को 5 मशीन बेची थी
5 machines on hire purchase. Cash price 1 lakh each. यानी टोटल 5 लाख की मशीनें बेची थी आपने। 5 मशीन बेची गई थी, हर एक मशीन की जो कैश प्राइस थी वो 1 लाख थी। अब हायर परचेजर के पास जब मशीनें आई तो उसने ये डिसाइड किया डेप्रिसिएशन will charge at the rate 20% on WDV. हायर परचेजर एज पर द अकाउंटिंग रूल ये मानता है कि भैया मैं इन असेट का बेनिफिट कमाऊंगा और मैं उसके अगेंस्ट जो डेप्रिसिएशन का खर्चा चार्ज करूंगा वो 20% ऑन WDV बेसिस करूंगा। हायर वेंडर को इस बात से कोई मतलब नहीं है। हायर वेंडर ने तो असेट बेच दी है, उसके तरफ से सेल बुक हो गई। हायर परचेजर जो उन असेट का ओनर बना, हायर परचेजर जो उन असेट का ओनर बना, वो बोल रहा है कि मैं WDV बेसिस पर क्या चार्ज करूंगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ ध्यान से सुनना, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, मैं यहां लिख रहा हूं, एट द एंड ऑफ year 2, hire purchaser made default and hence hire vendor repossessed 3 machines. Hire vendor repossessed 3 machines valuing 30% depreciation on WDV. अब जरा समझना, हायर वेंडर क्या बोल रहा है हायर परचेजर को कि भाई देख, मैं तेरी ये 3 असेट वापस लेकर जाऊंगा, मैं तेरी 3 असेट वापस लेकर जाऊंगा। थ्री मशीन्स। पॉइंट नंबर 1, ये सिचुएशन बन गई पार्शियल रिपोजिशन की, क्योंकि 5 बेची गई थी और उनमें से वो केवल 3 असेट को वापस लेकर जा रहा है, तो ये बना पार्शियल रिपोजिशन। वेरी गुड। अब साथ ही साथ हायर वेंडर ने एक और बात बोली, बोले तेरे डेप्रिसिएशन से मुझे कोई मतलब नहीं है, तू तो हो सकता है 50% लगाता हो, तू हो सकता है 10% लगाता हो, मुझे क्या मतलब है। जब मैं ये 3 असेट वापस लेकर जाऊंगा तो मैं इनका वैल्यूएशन करूंगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट। भैया सीधी सी बात है, क्योंकि जब ये मशीन मेरे पास आ जाएंगी तो आज की मार्केट वर्थ के अकॉर्डिंग ही तो वैल्यूड होंगी। और हायर वेंडर ये मानता है कि आपकी ये जो मशीनें थी इनको डेप्रीशिएट 30% होना चाहिए। हायर परचेजर कुछ भी लेता हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। हायर वेंडर बोल रहा है डिफॉल्ट तूने किया, या तो मुझे किस्त दे दे, मुझे कोई मतलब नहीं है, तेरी असेट तू रख, लेकिन तू डिफॉल्ट कर रहा है तो मैं जो ये 3 असेट लेकर जाऊंगा
इनको उस वैल्यू पर नहीं लेकर जाऊंगा जो तेरी बुक्स में चल रही है, क्योंकि तूने तो 20% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बट मैं तो ये मानता हूं कि आज अकॉर्डिंग टू द मार्केट 30% डेप्रिसिएशन हो चुका होगा इसका। तो हायर वेंडर अलग वैल्यूशन करता है, हायर परचेजर अलग वैल्यूशन करता है। तो आपका ये अकाउंटिंग कहती है दोनों का वैल्यूशन करोगे आप, तभी आपको पता लगेगा कि कितनी की एसेट कितने पर ले जाई गई, और उसका जो भी डिफरेंस होगा वही आपका रीपोजीशन का प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। देखो, आओ, मैंने कहा सबसे पहले निकालो वैल्यू ऑफ 3 मशीन्स एज पर हायर परचेजर। हायर परचेजर के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो देखिए, हायर परचेजर ने जब इन 3 असेट को खरीदा था, तो हायर परचेजर के लिए एक मशीन की कॉस्ट थी 1 लाख रुपए। तो कॉस्ट ऑफ 3 मशीन्स, बताइए 3 लाख हो गई कि नहीं हो गई? माइनस करूंगा डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 1। 20% डेप्रीसिएशन हायर परचेजर चार्ज करता था, तो उसने अपनी बुक्स में इन 3 असेट पर पहले साल 60,000 का डेप्रीसिएशन चार्ज कर लिया होगा। ये लीजिए 240 की WDV बची। डिफॉल्ट कब हुआ? एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो यानी दूसरे साल भी आपने एसेट को काम में ले लिया, तो आपने नेक्स्ट ईयर का भी डेप्रिसिएशन निकाल दिया होगा। ईयर 2 48,000। वैल्यू ऑफ गुड्स क्या बची है हायर परचेजर की बुक्स में? हायर वेंडर की बुक्स में जो 3 असेट रीपोजेस्ड होने वाली हैं, उनकी वैल्यू 192 चल रही है। बताओ क्या ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? ये मैंने निकाली डिफॉल्ट के टाइम पर जो असेट रीपोजेस्ड की गई हैं, जो असेट रीपोजेस्ड की गई हैं, उन असेट की वैल्यू हायर परचेजर की बुक्स में 192 चल रही थी। हायर वेंडर बोल रहा है मैं 192 पर थोड़ी टेक ओवर करूंगा। अब मैं निकालूंगा एक और चीज, वैल्यू ऑफ थ्री मशीन्स एज पर हायर वेंडर। हायर वेंडर बोल रहा है जो 3 मशीनें मैं लेकर जा रहा हूं, वो किस वैल्यू के लिए ले जा रहा हूं, पहले जरा अपन ये देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 3 मशीन्स 3 लाख है। डेप्रीसिएशन फॉर ईयर 1, ये बोल रहा है भैया 20 थोड़ी मानूंगा मैं, मेरी मर्जी है। तू डिफॉल्ट कर रहा है तो मैं मार्केट के अकॉर्डिंग जब जा रहा हूं, तो मेरे हिसाब से तो इसकी 90,000 की वैल्यू एक साल में कम हो गई, तो बचा 210।
फिर तूने एक और साल काम में ली, तो डेप्रिसिएशन फॉर ईयर 2 63,000 और कम हो गई। तो मेरे हिसाब से तो इस गुड्स की वैल्यू ये होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ गुड्स निकालो जरा, 2,10,000 माइनस 63,000, 1,47,000। 1,47,000 लीजिए। नाउ व्हाट डज इट मीन? हायर परचेजर बोल रहा है तुम मेरी 192 की एसेट लेकर जा रहे हो, लेकिन तुम उसकी वैल्यू 147 ही मान रहे हो। यानी तुम ये मान रहे हो कि मैं 147 का गुड्स ही रीपोजेस्ड करके ले जा रहा हूं। तो बताओ क्या हायर परचेजर को नुकसान हो गया या नहीं हो गया इस रीपोजिशन पर? हायर परचेजर के अकॉर्डिंग, समझना, हायर परचेजर के अकॉर्डिंग तो 192 का गुड्स गया उसके पास से, क्योंकि हायर परचेजर की बुक्स में उस गुड्स की वैल्यू 192 चल रही थी। लेकिन उस 192 को जब हायर वेंडर लेकर गया तो हायर वेंडर बोल रहा है 192 से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये मानूंगा कि मैंने रिपोजिशन जो किया है, पार्ट रिपोजिशन, केवल 147 का रिपोजिशन किया है बस। बाकी का पैसा तो तुम्हें अभी भी मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि दो गुड्स अभी भी तुम्हारे पास हैं। तो यानी दो अलग अलग वैल्यूएशन चल रहे हैं, हायर परचेजर का और हायर वेंडर का। यानी अब अगर मैं समराइज तौर पे बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं, हायर परचेजर की बुक्स में जो असेट 192 पर चल रही थी, हायर परचेजर की बुक्स में जो असेट 192 पर चल रही थी, उसे हायर वेंडर 147 में लेकर गया, उसे हायर वेंडर 147 में लेकर गया। तो हायर वेंडर के इस लोअर वैल्यूएशन की वजह से हायर परचेजर को नुकसान हो गया। तो हायर परचेजर को जो नुकसान हुआ वही हमें यहां पर कैलकुलेट करना है। सिर्फ वैल्यूएशन में डिफरेंस होने की वजह से ये सारी बातें हो रही है आपकी। जरूरी होता है कि ये जो हायर वेंडर ले परसेंटेज डेप्रिसिएशन की वो ज्यादा हो, हायर परचेज कम नहीं हो सकती? क्यों लेगा कम? खुद सोच के देखो। क्या नहीं। अरे एक मिनट सुनो, आप एक नई कार 5 लाख की खरीद के लाए। हाँ। अब आप 10% डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, मान लो 50,000 कम होता है एक साल का, यस। 4.5 बची। अब जरा हाँ। सोचो, क्या सेकंड हैंड मार्केट में 4.5 मिल जाएंगे क्या आपको एक साल बाद? नहीं कभी सर, नहीं कम होगा नहीं। ऐसा, ऐसा कभी नहीं होता। सेकंड हैंड मार्केट और बहुत तेजी से गिरता है नीचे। इवन ये तो छोड़ो, आप एक नई कार शोरूम से निकालो और 2 दिन बाद ही बेच दो बिना एक साल भी यूज लिए, तो भी उसकी वैल्यू 10-20% तो नीचे आ जाएगी। तो ये कैसे हो गया? तो सोचो हायर वैल्यू सेकंड हैंड गुड्स की कैसे मिल सकती है। यानी आप बोलना चाह रहे हो कि नए गुड्स की कीमत तो होगी 5 लाख और पुराना गुड्स आप 6.5 लाख में खरीद लोगे किसी से। ऐसे तो नहीं हो सकता। तो फिर इसका मतलब कभी भी हायर वेंडर का परसेंटेज हायर परचेजर से लेस नहीं हो सकता। समझ रहे हो? हाँ, ऐसे हायर वेंडर तो हमेशा सबसे हाईएस्ट रेट चार्ज करेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी वैल्यू गिरी होगी। क्यों? क्योंकि जब वो गुड्स लौट कर उसके पास आएगा ना, तो उसे बेचते समय बहुत परेशानियां होंगी, क्योंकि अब वो माल सेकंड हैंड माल बन गया और सेकंड हैंड की जो प्राइसिंग होती है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। तो वहां पर हायर वेंडर को जो नुकसान होना होता है ना, वो नुकसान पहले ही वो यहाँ पर कवर अप कर लेता है। अब आप सोचो, 192 और 147, क्या डिफरेंस हुआ इन दोनों का? 45,000। 30 45,000। 45,000 का मार्जिन हायर वेंडर ने कवर कर लिया। अब अगर मान लो हायर वेंडर इसको 170 में भी बेचता है तो फायदा ही है ना हायर वेंडर को। तो अब, हाँ। क्योंकि जब उसने 147 में टेक ओवर किया, और इवन 147 में टेक ओवर करके अगर वो उसे 150 160 में भी बेचता है तो भी फायदा है। कुछ तो फायदा है। हाँ। बिल्कुल। तो हायर वेंडर तो हमेशा फायदे की पोजीशन पे ही काम करेगा ना। आप वैसे भी सोच लो, आप कभी भी देख लेना, आप अगर कोई सेकंड हैंड गुड्स बेचने जाओगे तो आपको हमेशा प्राइस कम मिलेगी। लेकिन अगर आप कल को कोई सेकंड हैंड गुड्स खरीदने जाओगे तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। क्यों सर?
क्योंकि सामने वाला तो उसको बेच रहा है ना, वो आपसे सेकंड हैंड के उतना, जैसे मान लो आज आपके पास कोई किताब है, आप वो बुक बेच के आना कभी सेकंड हैंड मार्केट में, तो वो क्या कम नहीं करेगा मिलती। कि बुक की प्राइस का 25 से 30% ही आपको देता है। हाँ। ठीक है, अब मान लो 100 रुपए की बुक है, उसने आपको 30 रुपए दे दिए, हम्म। अब उसके पास वो 30 रुपए की बुक आ गई। हाँ। अब जानते हो वो क्या करेगा, जब कोई दूसरा व्यक्ति आएगा ना कि भैया आप सेकंड हैंड बुक खरीदने आए हो, मैं आपको 25 से 30% डिस्काउंट दे दूंगा, वो वापस उसे 70 में बेच देगा। हाँ, खुद ने तो ज्यादा में बेचा और लिया कम में। यही होता है सेकंड हैंड गुड्स का मार्केट। जब आप बेचने जाओगे तो हमेशा वैल्यू सेलर की लगेगी, तो सेलर यहीं पर बोल रहा है कि भैया मैं कैसे मानूं 192, मेरे अकॉर्डिंग तो वो गुड्स 147 का है, तो 147 में मैं ले लूंगा, आगे मैं जानू, मेरा काम जाने। भाई डिफॉल्ट हायर परचेजर ने किया ना, हाँ। अगर हायर परचेजर गलती करेगा तो हायर वेंडर को जो फायदे होंगे वो होंगे। तो पॉइंट समझ में आया कि अगर पार्शियल रिपोजिशन की हम बात कर रहे हैं तो हमें पहले कुछ वर्किंग्स बनानी पड़ती हैं। वर्किंग नंबर 1 हायर परचेजर के हिसाब से वैल्यू निकाल लो, वर्किंग नंबर 2 हायर वेंडर के हिसाब से वैल्यू निकाल लो, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका इस रिपोजिशन का फायदा या नुकसान होता है। उसके बाद हम इनकी अकाउंटिंग करेंगे।